तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया, ये वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर हम लोग कर ही रहे थे, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स बच गए थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जा करके देखिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% चैप्टर जो है हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में कवर कर लिया है। उस पार्ट 1 का जो लिंक होगा ना वो आई बटन में मैं आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप इजीली फाइंड कर सके और देख सके उस वीडियो को, क्योंकि भैया वो जो वीडियो है ना वो आपका बेस तैयार कर देगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर जा करके देख लीजिएगा, आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अगर आपने देख लिया है तो इस पार्ट 2 वाली वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिए। वहां पर क्या होता है ना कि आप आते हैं, आप अपने सवाल पूछते हैं पर्सनली मुझसे और मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ जैसे ही मुझे समय मिलता है। इसी बहाने एक फॉलोवर भी बढ़ जाता है मेरा। ठीक है, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07। जैसे ही इंस्टाग्राम पे जाकर के आप सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, ये मेरा चेहरा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहती है, जैसे पीडीएफ हो गया, नोट्स वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह हो गए। जो चीजें यूट्यूब पे वीडियो बना करके इंस्टेंटली हम आपको अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, वो चीजें हम आपको टेलीग्राम चैनल में जो है सो दे देते हैं, वहां पर भेज दिया करते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा क्लास 12th के, जहां पर लगभग लगभग 2500 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, 2.5 के बच्चे। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 123। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर को समझते हैं, और चैप्टर को समझने से पहले ये समझते हैं कि जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे वो कौन कौन से हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक हमारा बच गया था वो रह गया था भैया नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र वाला। फिर दूसरा जो टॉपिक रह गया था श्रीलंका वाला रह गया था, श्रीलंका में जातीय संघर्ष को लेकर के और लोकतंत्र कैसे वहां देखने को मिला हमें, उसको लेकर के। ठीक है, तीसरा टॉपिक रह गया था भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर के, और लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा भारत और इसके पड़ोसी देश यानी हमारे जो नेबर कंट्रीज है उनके बीच में शांति और सहयोग को लेकर के बात हमें करनी है। ठीक है, तो ये टोटल 4 टॉपिक हमारे रह गए हैं जिनको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेपाल के बारे में समझते हैं कि भैया नेपाल है क्या, और यहाँ पर कैसे हमें राजतंत्र देखने को मिला और लोकतंत्र कैसे आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो नेपाल के ऊपर बात करने से पहले ये समझिए कि नेपाल नाम का ये जो देश है ना, ये धरती पर कहाँ आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड मैप की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप खोल लिया है और ये रहा हमारा प्यारा भारत बेसिकली, और हमारे बगल में ही हमारा पड़ोसी देश आप कह सकते हैं नेपाल यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखाऊं तो थोड़ा सा इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना ये है नेपाल, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो देश है ये नेपाल है, जो हमारा पड़ोसी देश है। और इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर पहले राजा का शासन हुआ करता था और अब यहाँ पर क्या है भैया, लोकतंत्र देखने को मिलता है, यानी कि डेमोक्रेसी एक तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा हेडिंग है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, हेडिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। राजतंत्र क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर जी राजतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र तो चलो पता है कि हाँ भैया यहाँ पर क्या होता है, जनता का शासन होता है, जनता किसी सरकार को यहाँ पर इलेक्ट करती है। जैसे अभी मोदी सरकार चल रही है देश में, तो मोदी सरकार को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं जिस कारण से वो सत्ता में है यानी पावर में है, ये तो समझ में आता है। लेकिन राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र का सिंपल सा मतलब ये है कि एक राजा राज करता है, ठीक है, और उस राजा के अंडर में ही वो पूरा देश आता है, तो वो होता है हमारा राजतंत्र। और राजतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एक होता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि एक संवैधानिक राजतंत्र होता है, एक असंवैधानिक होता है। संवैधानिक राजतंत्र के अंदर ये होता है कि एक हमारे पास संविधान है, ठीक है, एक देश का, और उस संविधान में जो लिखा गया है उसके हिसाब से ही राजा को जो है सो कि चलना होता है। ठीक है, ये नेपाल वाला अगर मैं बात करूं तो नेपाल के केस में यही था।
और एक होता है कंप्लीट मोनार्की, यानी कि पूरा एकदम फुल राजा है, उसका जो मन में आएगा वो करेगा, जो कानून बनाने का मन करेगा वो करेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ना नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, वो जो किंग जोंग उंग पगला है, तो वहां पर उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नेपाल जो है ना अतीत से ही एक हिंदू देश रहा है, ठीक है, यह हिंदू देश था कह सकते हैं। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। देखिए पुराने समय से अगर आप बात करें तो नेपाल एक हिंदू देश रहा है और आज भी हिंदुओं की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, आधुनिक समय यानी कि आज के टाइम पे आप देखेंगे, आज से कुछ टाइम पहले की बात बता रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र आ गया, यानी कि भैया एक संविधान है और उस संविधान में ये बोला गया है कि हमारे देश पे एक राजा जो है वो राज करेगा। ठीक है, राजा राज करेगा, लेकिन हाँ संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा उसको। तो नेपाल के अंदर ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिला है। उसके आगे देखिए क्या बता रखा है कि संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, वो आम जनता हो गई। ठीक है, ये ज्यादा खुले और जवाबदेही शासन की आवाज उठाते रहे हैं। ठीक है, देखिए जब संवैधानिक राजतंत्र रहा, जब राजा राज कर रहा था नेपाल देश के ऊपर, तो यहाँ की जो जनता थी, नेपाल की जनता और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो कह रही थी यार तुम राजा काहे के राजा हो यार, हमारी बातों को तुम सुन नहीं रहे हो, हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हम पीछे होते जा रहे हैं और देशों के मुकाबले। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो हम अगर तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम उसका जवाब नहीं देते हो हम लोगों को। तो किस तरह के राजा हो। तो यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां थी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता जो थी वो परेशान हो चुकी थी, ये जो यहाँ पर सिस्टम चल रहा था ना संवैधानिक राजतंत्र, इस चीज से। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रखा है, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। ठीक है, यहाँ की जो जनता थी और पॉलिटिकल पार्टियां थी वो आवाज तो उठा रही थी कि भैया हमें लोकतंत्र दो, डेमोक्रेसी लाओ हमारे देश में, नेपाल में डेमोक्रेसी आना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो राजा था ना वो बोला यार ऐसे बात ना बनेगा भैया। ठीक है, यहाँ पर हम डेमोक्रेसी नहीं देंगे। ठीक है, हम है भैया यहाँ के राजा। ठीक है, और हमें संविधान ने बोला है कि भैया संविधान के अनुसार तुम राजा हो और राजा संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, और इस तरह से तुम काम कर सकते हो, तो हमें यहाँ पर हमारा काम करने दो, हमें ना सिखाओ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो राजा इस तरह से अड़ा हुआ था भैया कि यही चलेगा जो चल रहा है नेपाल के अंदर। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, फिर आगे टाइम आता है कि एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग जो है वो मान ली। ठीक है, अब राजा भी क्या है भैया यहाँ पर परेशान हो चुका था, बोल रहा था यार बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, अब चलो ठीक है पीछे हटिए जाते हैं। फिर क्या हुआ, राजा पीछे हट गया। 1990 में क्या हुआ कि एक नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग जो है वो मान ली गई कि चलो ठीक है भैया, अब जो संविधान है पहले उसमें ये प्रावधान था कि राजा राज करेगा, अब जो संविधान आएगा उसके अंदर ये बात मान ली जाएगी कि संविधान के अनुसार ये बोला गया है कि जनता जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सिलेक्ट करेगी वही वहां इस देश का राजा है, मतलब वही उस देश में काम करेगा, पावर में रहेगा। ठीक है, जैसे भारत जैसे देश में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर मान ली गई। उसके आगे देखिए बता रखा है कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा हुआ रहा है। ठीक है, नेपाल में आप देखेंगे ना यहाँ पर राजा हटा, उसके बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के लिए बोला गया कि चलो लोकतांत्रिक रूप से सरकार को चुना जाए हमारे देश में। लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार आता था, डेमोक्रेटिक सिलेक्टिव गवर्नमेंट आती थी, उसको बहुत ज्यादा परेशानी होता था। ठीक है, मान लीजिए कि एक श्याम नाम का लड़का है। ठीक है, श्याम नाम का लड़का क्या है भैया, यहाँ पर राजा को बोला कि हटो भैया राजा जी, अब तो यहाँ हमारे देश में यानी कि नेपाल के अंदर क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र है। ठीक है, अब मैं यहाँ का पीएम बन गया हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, जैसे अभी मोदी जी है हमारे देश के अंदर, तो मुझे काम करने दो। और श्याम का जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल का रहेगा। तो कभी भी ये नहीं देखा गया कि 5 साल ये पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट कर पाए। 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ही इसको हटा दिया जाता और वापस से राजा अपने स्थान पे आ जाता। राजा बोलता अरे भैया इतनी आसानी से तो यहाँ पर मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि भैया यार देखो कोई भी चाहता नहीं है कि उसका पावर इतनी आसानी से जाए। तो वही चीज नेपाल के अंदर भी हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, देखिए कुछ और बातें बोल रहे हैं नेपाल के बारे में यहाँ पर कि 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी जो थे वो नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कायम हुए और माओवादी राजा के शासन से परेशान होकर के उनका विद्रोह करना चाहते थे। ठीक है, देखिए माओवादी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। माओवादी ऐसे लोग होते हैं ना
जो कि संवैधानिक रूप से जो चीजें दी होती है कि हाँ ये संवैधानिक है इस तरह से, उस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है, जो शासन प्रणाली होती है उसको नहीं मानते, वो बोलते हैं लोकल लेवल पे देखना चाहिए कि कैसे क्या काम होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये छिप करके रहते हैं, जंगलों वगैरह में रहते हैं। ठीक है, और पुलिस वगैरह से, आर्मी से, सबसे छुप के रहते हैं और लोकल लेवल पे अपनी ही सरकार चलाते हैं एक तरह से। तो ये माओवादी लोग होते हैं। मतलब कि जो आज का करंट टाइम का जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट चलाने का, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या और किसी तरह का हो, तो उन चीजों को ये नहीं मानते। ठीक है, इनका अपना ही कानून वगैरह होता है। तो ये माओवादी हो गए हमारे। और डिटेल में जाएंगे तो और बहुत सारी बातें माओवादी लोगों के बारे में, उतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो जो माओवादी लोग थे ना, उन्होंने क्या किया कि नेपाल की बहुत ज्यादा बड़े हिस्से पर एक तरह से अपना प्रभाव, अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो राजा का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे भैया ये राजा ओजा वाला सिस्टम ना चलेगा हमारे देश में, चलो निकलो इधर से, ये दिक्कत है भाई, यहाँ राजा आ रहा है, हमारे देश के जो जनता है उसके ऊपर यहाँ पर कहर ढा रहा है, तो ये दिक्कत है। तो माओवादी लोग चाहते थे कि राजा का जो सिस्टम है, राजा का जो शासन है वो हट जाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से राजा की सेना और माओवादियों के बीच में, गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, राजा की जो सेना थी और जो आपका माओवादी लोग थे, उनके बीच में ना हिंसक इस तरह से लड़ाई छिड़ गई कि अरे भैया यहाँ पर माओवादी लोग कह रहे हैं कि हम राजा को हटा देंगे, यहाँ राजा कह रहा है कि भैया मैं माओवादी को हटा दूंगा। तो इस तरह से लड़ाई हमें देखने को मिली। फिर धीरे धीरे टाइम बीता, 2002 का टाइम आया। इसमें क्या हुआ, राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। राजा ने बोला हटाओ, ये सरकार उनका कुछ नहीं है भैया, यहाँ के राजा वापस से हम हैं, ये सब हटा दो बिल्कुल। और इस तरह से नेपाल में जो भी थोड़ी बहुत लोकतंत्र था उसे भी राजा ने खत्म कर दिया। राजा ने बोला कि भैया यहाँ पर ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इधर से माओवादी आ रहा है, इधर से जनता आ रहा है। तो यहाँ पर राजा ने बोला कि पूरी तरह से यहाँ पर जो हमारा लोकतंत्र है उसको खत्म करो, संसद को यहाँ पर भंग कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, मतलब जो भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी के फॉर्म में आपको समझाऊं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लाइन टू लाइन वो किताबी लैंग्वेज में बताऊंगा ना आपको, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ना एक कहानी बना करके आपको समझाऊं, पूरा आपको समझ में भी आ जाए, आप पेपर में लिख भी पाओ। और भैया इसी बहाने क्या होगा कि आपको अगर पसंद आएगा हमारा कंटेंट तो आप वीडियो को लाइक को कर देंगे। ठीक है, और पसंद आ रहा है तो लाइक करिए दीजिए, अगर मैंने बोल दिया है तो। लाइक जितना ज्यादा आप करते हैं ना उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, ये देख रहे हैं चचा को, चचा भी भड़क गए कि अरे बचवा लोग लाइक नहीं कर रहा है। लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है अंदर से। आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है हजारों गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ और बातें यहाँ पर नेपाल के बारे में बताई गई है। अब टाइम आता है अप्रैल 2006। ठीक है, 2006 में क्या हुआ, अप्रैल 2006 में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हुए। ठीक है, जगह जगह जो है धरने दिए गए कि भैया यहाँ पर लोकतंत्र लाओ, लोकतंत्र लाओ, राजा का शासन खत्म करो, राजा का शासन खत्म करो। क्योंकि जैसे जैसे देखिए, एक देश में एक राजा का शासन है तो राजा अपने हिसाब से फैसले लेता है, और वहीं एक देश में डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, तो जनता अपनी आवाज रख सकती है। अगर कोई चीज उसको पसंद नहीं आता है तो अपनी आवाज रख सकती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आप देखेंगे तो किसान आंदोलन हुए थे। ठीक है, किसान आंदोलन में सरकार ने जो फैसला लिया था कि कुछ कानूनों को हटाया जाएगा, इस तरह से जो भी फैसले लिए थे, तो किसान उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है, तो किसानों ने क्या किया, अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की। और एक टाइम के आने के बाद क्या है, सरकार ने क्या किया, वो जो फैसला था उनका उसको पीछे ले लिया। तो ये केवल यहाँ पर जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होता है ना, जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसी देश में हो सकता है। आपकी मजाल है कि एक राजा अगर राज कर रहा हो किसी देश में, ये नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए ना, मजाल है वहां पर किसी को भी अगर कोई दिक्कत आता है तो वहां पर जाकर के किंग जोंग उंग पगला को बोल दे कि अरे हमको तुम्हारा सिस्टम उस्टम समझ नहीं आता है, ये क्या कर रहे हो तुम हमारे देश में, क्या नहीं कर रहे हो, मिसाइल मार रहे हो, कभी ये कर रहे हो, हटो इधर से, तुरंत उसको मरवा देगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एक देश के अंदर अगर लोकतंत्र है तो बहुत ज्यादा बेटर होता है। तो 2006 के अंदर हमें यही देखने को मिला कि लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे जगह जगह, जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर के, यानी मजबूरी में आकर के संसद को बहाल किया। उसने बोला चलो यार, ज्ञानेंद्र नाम का राजा था, वो बोला कि यार चलो संसद को बहाल कर देते हैं, ठीक है, संसद को काम करने दो। नेपाल जो है ना अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ऐसा टाइम था नेपाल के लिए जब नेपाल में पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबिलिटी थी और नेपाल स्टेबल होने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, जब वो ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है और उसके कुछ समय बाद जब वो चलना सीखता है, ठीक है, तो वो चलते वक्त बहुत बारी गिरता है, तो वह उसके जीवन का ऐसा समय होता है ना जब वो काफी अनस्टेबल होता है चलने में, लेकिन धीरे 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 वो चलना सीख जाता है
और आम इंसानों की तरह चलने लगता है। तो वैसे ही नेपाल था, पहले बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, लेकिन धीरे धीरे ये भी लोकतंत्र की ओर बढ़ने लग गया। और ये टाइम ऐसा आया 2006 के बाद, जब यहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र जी ने बाध्य होकर, मतलब कि मजबूरी में आकर के संसद को बहाल किया। तो उस टाइम पे नेपाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दौर से गुजर रहा था। आगे देखिए बता रखा है कि नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हो गया। अब बोला गया चलो भैया हमारा संविधान लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखो नेपाल का। और 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। 2008 एक ऐसा टाइम था जब पूरी दुनिया में मंदी आई हुई थी, और वहीं पर नेपाल में बोला गया चलो भैया राजतंत्र जो है, मोनार्की, उसको खत्म करते हैं यहाँ पर पूरी तरह से। और 2015 एक ऐसा टाइम आया जब नेपाल में नया संविधान अपनाया गया। और आज भी देखेंगे तो नेपाल के अंदर क्या है भैया, नेपाल के अंदर आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा स्टोरी नेपाल के बारे में। आई होप कि नेपाल के बारे में आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2015 वाला डेट याद रखिएगा। इस टाइम पे यहाँ इनका जो संविधान था वो पूरा तरह से, एक तरह से लागू हो गया, बन गया पूरा। और अब ये अपने संविधान को मानते हैं। ठीक है, मोनार्की वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। आगे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेपर में 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है श्रीलंका से रिलेटेड, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा श्रीलंका को। अगर हम लोग श्रीलंका को मैप में समझने का प्रयास करें इस देश को, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये आप देखेंगे, ये मैंने वापस से भारत का नक्शा और भारत के पड़ोसी देशों का नक्शा जो है निकाल लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइड आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इस वाला हिस्सा को। ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे, जूम कर दिया मैंने यहाँ पर, ये है आपका श्रीलंका, देख रहे हैं, भारत के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। देखिए, श्रीलंका जो देश है हमारा, इसको आज़ादी मिली थी 1948 के अंदर, 1948 के अंदर। वहीं अगर भारत की बात करूं तो हमें 1 साल पहले आज़ादी मिल गई थी 1947 के अंदर। ठीक है, जैसे भारत गुलाम था वैसे श्रीलंका भी गुलाम था, याद रखिएगा। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया गया है कि श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंघली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। देखिए, श्रीलंका के अंदर और भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो आजादी से ही आपको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गया श्रीलंका के अंदर कि यहाँ पर जातीय संघर्ष आ गया। जातीय संघर्ष किन दोनों के बीच में आ गया, सिंघली और तमिल लोगों के बीच में आ गया। ठीक है, अब ये सिंघली लोग कौन है, तमिल लोग कौन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, 2 तरह के यहाँ पर लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब श्रीलंका के बारे में जब अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर हम बात करेंगे पहले तो तमिल लोगों की, फिर सिंघली लोगों की बात करेंगे। सिंघली वो लोग हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी है, जो श्रीलंका के अंदर ही रहते आए हैं, इनके पूर्वज श्रीलंका में ही रहे हैं। ठीक है, तमिल वो लोग हैं जो भारत के, जो तमिलनाडु ये जो राज्य है, यहाँ से श्रीलंका के अंदर गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना क्लैश होता रहता है, मतलब विवाद होता रहता है अलग अलग चीजों को लेकर के। ज्यादातर जो राइट्स होते हैं ना, अधिकार होते हैं, उनको लेकर के विवाद होता है। एक टाइम आया जब यहाँ पर तमिलनाडु के लोग जो है ना श्रीलंका जाकर के बसने लग गए। जाहिर सी बात है, जैसे अगर आप देखेंगे बिहार के लोग यहाँ पर नेपाल में जाकर के बसने लग जाते हैं। ठीक है, इधर से आप देखेंगे तो जो आपका वेस्ट बंगाल के लोग हैं, ठीक है, वो कहीं और जाते हैं। मतलब अलग अलग जो राज्य के लोग हैं अलग अलग जाना पसंद करते हैं। तो जो तमिलनाडु के लोग हैं ना, वो श्रीलंका जाकर के बसने लग गए। ठीक है, अब श्रीलंका जाकर के बसने लग गए तो वहां पर उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होने लग गई। जब पॉपुलेशन ज्यादा होने लग गई तो जाहिर सी बात है, अगर एक समुदाय का पॉपुलेशन एक जगह पे बढ़ जाएगा तो वो अपने अधिकारों की बात करेंगे कि भैया हमें अभी अधिकार देना चाहिए, हमें भी वोट डालने का अधिकार दो, हमें ये अधिकार दो, वो अधिकार दो। जो कि इनकी बात भी गलत नहीं है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से होता रहा। लेकिन जो वहां के सिंघली लोग थे यानी कि मूल निवासी थे, उन्होंने इनके साथ बहुत ज्यादा पक्षपात किया। ठीक है, ये जो तमिल लोग जो होते थे, भारतीय तमिल लोग जो होते थे, इनको वो ज्यादा अधिकार नहीं देते थे। कई बार उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत ऐसी बातें भी बोल जाते थे जो इनको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के लिट्टे बना था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसका मैं आपको फोटो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का फोटो, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लगाया है। ये लिट्टे के बारे में याद रखिएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है। तो लिट्टे का फुल फॉर्म ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तमिल लोगों का संगठन था जो कि तमिल लोगों के अधिकारों की बात करता था कि हाँ, तमिल लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए, ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से। तो आई होप कि आपको बेसिक्स समझ में आ गया होगा
कि सिंगली लोग कौन है, तमिल लोग कौन है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सिंगली वो लोग हुआ करते थे जो आपका यहाँ पर हुआ करते थे और है भी, जो आपका श्रीलंका के मूल निवासी है, जो वहाँ इनके पूर्वज बहुत पुराने लोग यहीं पे रहते आए हैं। और तमिल लोग वो लोग हैं जो हमारे देश के तमिलनाडु से जाकर के श्रीलंका में बस गए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही हमें विवाद देखने को मिलता है। तो वही चीजें यहाँ पर लिख करके बताई गई हैं कि सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से जाकर के श्रीलंका में जा बसे हैं। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। ठीक है, अब देखिए जब तमिल लोग वहां पर जाकर के बसे, कहां पर भैया, श्रीलंका के अंदर, तो ये बोले कि भैया यहाँ पर देखिए हमारा अधिकार वगैरह नहीं दिया जाता है तमिलनाडु के लोगों को और हमें कई चीजों करने से रोका जाता है, तो हमें एक काम करो, श्रीलंका के अंदर ही एक और देश बना दो यहाँ पर, जिसके अंदर केवल तमिल लोग ही रहेंगे और हमें वहां पर पूरे अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वहां के जो लोकल लोग थे, वहां के जो सिंगली लोग हुआ करते थे, वो भड़क गए। बोले ऐसा कैसे, तुम हमारे देश में एक तो माइग्रेट करके आए, प्रवासी बन करके आए, और ऊपर से बोल रहे हो कि ये देश को बांट दो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के दोनों जो समुदाय थे, दोनों जो कम्युनिटीज थी, उनके बीच में विवाद होने लग गया। वहीं दूसरी ओर सिंगली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा। मैंने आपको बताया सिंगली लोग, जाहिर सी बात है कोई भी करेगा यार। जैसे आप मान लीजिए कि इस क्षेत्र में आप रहते हैं इतनी बड़ी जमीन पे, ठीक है, इतनी बड़ी जमीन पे आपका राज है, ठीक है, और वहीं पर एक दूसरी कम्युनिटी आ जाती है, यहाँ पर मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स कम्युनिटी रहती है, ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी का नाम है वो एक्स है। वहीं एक वाई कम्युनिटी आ जाती है, वाई कम्युनिटी के लोग पहले तो इतने क्षेत्र में बसते हैं, फिर धीरे धीरे इतने क्षेत्र में बसते हैं, और केवल आप जो है अब यहाँ पर 70% रह गए हो और ये यहाँ पर 30% हो गए वाई कम्युनिटी के लोग। तो ये क्या बोलेंगे, चलो मुझे एक अलग देश बना दो या अलग क्षेत्र बांट दो, इस तरह से ये जमीन अब हमारे नाम कर दो। तो आप भड़क जाओगे, बोलोगे यार हम यहाँ पर हमारे दादा परदादा रहते आए हैं इन जमीनों पे, और अब तुम ये दूसरे देश से या दूसरे जगह से आकर के बोल रहे हो कि भैया ये अलग कर दो, ये तुम्हें दे दे, हम पागल समझ रखे हो हमें। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर सिंगली समुदाय के जो लोग थे वो भड़क गए बिल्कुल एकदम से। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और बातें दे रखी है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए श्रीलंका के बारे में, कि वर्तमान में श्रीलंका जो है वो गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आप देखेंगे, अब तो थोड़ा सा वहां का कंडीशन नॉर्मल हो गया है। श्रीलंका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था। इनका जो फॉरेन रिजर्व था, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो में बात किया है, ठीक है, अगर आपने पहला दूसरा पार्ट का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा, चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा आपको, और प्लेलिस्ट वाले में भी मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट अलग से बना दिया। उसके अंदर मैंने फॉरेन रिजर्व की बात की है कि हर देश अपने पास डॉलर जो है वो सेफ रखता है ताकि वो इंटरनेशनल तौर पे या अंतर्राष्ट्रीय रूप पे व्यापार कर सके, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली। तो यहाँ पर श्रीलंका के पास उनका फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा भारी कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। हाल ही की बात बता रहा है, ये लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके आगे देखिए बताया गया है कि 1987 में भारतीय सरकार जो है उन्होंने श्रीलंका के तमिल जो मसला है, तमिल और सिंगली के बीच में, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दिखाया। भारत की सरकार बोली कि चलो हम डायरेक्टली आ जाते हैं, और इस चीज को ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन भारत का ये जो प्रयास था ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा, विफल रहा। क्यों? क्योंकि देखिए भारत सरकार जो है वो उन्होंने श्रीलंका से एक समझौता किया और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए सेना भेज दी, ठीक है, इंडियन आर्मी भेज दी वहां पर, जिसको शांति सेना भी कहा जाता है। लेकिन वहां के लोग जो है इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा भड़क गए, बोले ऐसा कैसे यार, हमारा इंटरनल मैटर है और तुम अपनी तरफ से सेना भेज दोगे। तो श्रीलंका के जो लोग थे ना, वो भारत की सेना को देख करके खुश नहीं हुए बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए एक तरह से। और 1989 में यहाँ पर हमें देखने को मिला कि अपनी शांति सेना जो है उसको बिना लक्ष्य की प्राप्ति के ही भारत को वापस बुलाना पड़ा। भारत ने बोला कि हमारी जो आर्मी है वो वापस हमारे देश में आ जाए, क्योंकि श्रीलंका में बात अब बनने नहीं वाला है, ठीक है। और वहीं पर अब ये सब जब हो रहा था इस देश के अंदर, तो पूरी दुनिया तो वॉच कर ही रही थी, देख ही रही थी। तो वहीं पर दो देश निकल करके आए, नॉर्वे और आइसलैंड। इन्होंने बोला कि चलो भैया हम बीच के बिच्छू बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक मीडिएटर का रोल निभाएंगे और देश के अंदर जो है यहाँ पर शांति बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अंततः सशस्त्र संघर्ष जो है वो समाप्त हुआ। सशस्त्र संग्रह का मतलब होता है कि लड़ाई हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, लिट्टे के बीच में, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम के बीच में, और आपका सिंगली लोग जो हुआ करते थे उनके बीच में। तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। तो इसीलिए ये दो देश निकल करके आए, नॉर्वे और आइसलैंड, इन्होंने इस चीज को शांत करवाया
और जो ये लड़ाई था वो खत्म हुआ और 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। लिट्टे को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बोला गया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चलो लिट्टे को ही खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से लिट्टे को ही खत्म कर दिया गया, ठीक है, श्रीलंका के अंदर, जिससे कि श्रीलंका में हमें शांति देखने को मिली। और लिट्टे का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, कई बार पेपर में पूछ लेता है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर से और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ये जो श्रीलंका वाला अभी हमने टॉपिक किया ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही आएगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष को समझाइए, 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों को दिमाग में रखिएगा और उसी के बेसिस पे अपना आंसर बनाइएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब आपके पेपर्स नजदीक आ जाएंगे तो हम सैंपल पेपर की भी सीरीज लाएंगे, उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस प्रकार से आपको आंसर उसका देना है, ठीक है। तो उसके लिए भी जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और 4 या 6 नंबर में पॉलिटिकल में आपका क्वेश्चन बन जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, भारत और पाकिस्तान को लेकर के। तो अगर मैं भूमिका की बात करूं, इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, यानी भारत के संबंध काफी खराब रहे हैं, लेकिन समय समय पर विभिन्न सरकारों ने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का भरसक प्रयास किया है। भारत और पाकिस्तान के संबंध तो शुरू से ही खराब रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है अनेकों सरकारों ने, चाहे वो भारत की सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो, दोनों ने कोशिश किया है कि दोनों देशों के संबंध जो है वो अच्छे किए जा सके। जैसे यहाँ पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने एक बस यात्रा शुरू की थी जो कि आपका दिल्ली से लेकर के लाहौर तक जाएगा, जो कि ये इस चीज का गेस्चर था, यानी इस चीज को दिखाता था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन वहीं 1999 में यानी 1999 में हमें क्या देखने को मिला, कारगिल युद्ध देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो ये काफी खराब चीज था। हम तो काफी बार अपनी तरफ से ये कोशिश किए हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक जानवर होता है जिसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो आप समझ जाइए बस, ठीक है। तो वैसा ही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। उसके आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के संघर्षों की बात करें तो भैया बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स है जिसपे आप लिख सकते हैं जिस कारण से दोनों देशों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। पहला आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे युद्ध हमें देखने को मिले, जैसे 1947-48 में कश्मीर के मुद्दे को लेकर के युद्ध देखने को मिला। अभी हमें आजाद हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ था कि ये लो भैया पाकिस्तान की तरफ से, चलो भैया भारत के साथ युद्ध लड़ते हैं, यहाँ खाने को खाना नहीं है, रोटी नहीं है और चलो युद्ध लड़ते हैं, ऐसा स्थिति में भी। तो एक ये मुद्दा है जिस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। दूसरा क्या कारण है, एक और युद्ध हमने झेल लिया 1965 में नदी जल बंटवारे को लेकर के, जो सिंधु नदी का जल है वो कितना पाकिस्तान लेगा कितना भारत लेगा, इसको लेकर के भी युद्ध झेलना पड़ा। तो एक ये भी कारण आप लिख सकते हैं भारत पाकिस्तान के संघर्षों के अंदर, ठीक है, या विवादित मुद्दों के अंदर आप लिख सकते हैं। अगला है तृतीय युद्ध जो है, यानी तीसरा युद्ध भी हमने झेल लिया 1971 में, जब हमने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया था, ठीक है। तो इसको लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। फिर एक युद्ध झेल लिया हमने, चौथा युद्ध 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है संघर्ष देखने को मिला उस टाइम पे भी और आज भी है, ठीक है। और संघर्ष की बात करें तो यहाँ पर ये मिसटाइप हो गया है, इस तरह से ये अलग आपका टॉपिक ही बन जाएगा, सब हेडिंग कह सकते हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है। कश्मीर मुद्दा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ना तो कश्मीर का जो बॉर्डर है ना, वहां पर कई बार क्या होता है, गोलीबारी इस तरह से होती रहती है। तो दोनों देशों के बीच में अनबन चलती ही रहती है कश्मीर को लेकर के। अब तो काफी स्टेबल है, आज से कुछ साल पहले यानी 4-5 साल पहले आप जाएंगे ना तो कश्मीर को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ करता था, ठीक है। हथियारों की होड़ है, ये भी एक कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए भारत कोई नया हथियार खरीदता है, जैसे मान लीजिए कि S-400 मिसाइल हमने खरीदा रशिया से, तो पाकिस्तान बोलता है अरे S-400 मिसाइल खरीद लिया रशिया से, चलिए हम भी एक नया मिसाइल खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। और उनके पास बच्चा कुछ है, एक ही ऑप्शन है, चाइना के पास जाते हैं, और चाइना का सामान आपको पता ही है, चले तो चांद तक वरना रात तक भी नहीं। तो ये चीज है, और हम लोग तो स्टेबल चीज खरीदते हैं जो चलता ही रहता है। तो एक ये कारण है जिस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है। आतंकवाद एक लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप जरूर लिखिएगा अपने आंसर के अंदर। आतंकवाद देखिए, पाकिस्तान को ना दुनिया का आतंकवाद का केंद्र माना जाता है। उसामा बिन लादेन जैसे जो आतंकवादी थे वो कहाँ मिले हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। तो आतंकवाद की तो बातें खैर छोड़िए,
आप लिखने को आए तो पूरा इस पे ग्रंथ लिख सकते हैं। तो एक ये चीज है जिस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद देखने को मिलता है, तो ये चीज भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे भारत और पाकिस्तान के संघर्षों को लेकर के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत और दक्षिण एशिया के बारे में कि जो भारत है, अपना प्यारा भारत, उसकी दक्षिण एशिया के अंदर क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, साउथ एशिया की, तो उसमें भूगोल में भारत बीच में स्थित है। ठीक है, इस तरह से भारत बीच में आता है और बाकी देश जो है भारत के इर्द गिर्द है। जैसे पाकिस्तान इस तरफ आ जाता है, नेपाल इधर आ जाता है, आपका भूटान, और इधर आपका बांग्लादेश आ जाता है, नीचे श्रीलंका आ जाता है। तो भारत जो है सेंटर में आ जाता है। ठीक है, और बाकी सारे जो पड़ोसी देश है वो इधर उधर आ जाते हैं। ठीक है, इर्द गिर्द पड़ जाते हैं। उसके आगे देखिए बता रखा है कि कुछ छोटे देशों का मानना है कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार से सेंध मारना चाहता है। ठीक है, साफ्टा क्या है ये भी याद रखिएगा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है जिससे ये हुआ है कि भैया जो भारत के पड़ोसी देश है ना, वो क्या कर सकते हैं, कम से कम टैक्स लगा करके एक दूसरे के देशों में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, चाहे भारत पाकिस्तान के साथ करे, पाकिस्तान नेपाल के साथ करे, कम से कम टैक्स लगा करके। लेकिन ये एग्रीमेंट के बाद भी, मतलब ये जो एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद जो छोटे छोटे देश है जैसे नेपाल वगैरह हो गया, इधर से श्रीलंका वगैरह हो गए, तो ये बोल रहे हैं कि भारत इसकी ओर में क्या कर रहा है, हमारा बाजार, हमारा मार्केट हड़पना चाहता है। तो इसको लेकर के थोड़ा विवाद भी देखने को मिलता है। छोटे देशों को भय है कि भारत उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। यहाँ पर मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ। जिस बांग्लादेश को 1971 में हमने आजाद किया ना, यानी आजाद किया आजाद करवाया यार, अलग एक तरह से, तो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। उनका भी नो डाउट कि उनका भी कंट्रीब्यूशन था खुद को आजाद करवाने में, लेकिन भारत ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अमेरिका तक से भिड़ गए थे यार हम तो। ठीक है, वो बांग्लादेश एक टाइम पे कहने लग गया कि भारत हमारे लिए थ्रेट है। ठीक है, यानी कि भारत से हमें खतरा है, कहीं भारत हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, ऐसी बातें निकल करके आई। ठीक है, आप एक बार गूगल पे भी वेरीफाई कर लीजिएगा, जहां तक मैंने सुना है। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी देखने को मिली है भैया कि तुम्हारा देश हमने बनाया और तुम्हें लगता है हम ही तुम्हारे लिए खतरा है। क्या बात। चलिए आगे देखिए, बता रखा है यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी समझ लीजिए कि भारत से जो छोटे देश है, छोटे देश मतलब यहाँ नेपाल, भूटान, ये सारे जो देश है, श्रीलंका वगैरह, तो उनको लगता है कि जो भारत है ना, उनका पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहा है। अरे भैया, भारत तुम्हारा पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, हम कभी तुम्हारे पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाते हैं। हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे पॉलिटिक्स में भैया। भारत का मानना है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को लाभ होगा। जाहिर सी बात है भैया, कम से कम टैक्स लगा करके अगर व्यापार करोगे तो सबको फायदा होगा, अगर नहीं करोगे तो भैया घाटा होगा, सिंपल सी बात है। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर हमारे जो पड़ोसी देश है वो सारे मिलकर के काम करते हैं और कम से कम टैक्स लगा करके व्यापार करते हैं और राजनीतिक मसलों पर सहयोग करते हैं, तो इससे ओवरऑल जो आपका साउथ एशिया है यानी दक्षिण एशिया है, उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही भारत का इंपॉर्टेंस को लेकर के दक्षिण एशिया के बारे में और दक्षिण एशिया को लेकर के भारत के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर था हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया करूंगा और देता भी हूँ आपके रिप्लाईज। बस आपको आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स को लेकर के वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।